जय हिंद। आइए आज की वीडियो में देखते हैं ये पेपर 4 का चैप्टर 5। ठीक है, भाग 1 हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। भाग 1 में 4 चैप्टर था, ये भाग 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, यह सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो 5वां चैप्टर है। भाग 1 था जनसंख्या, भाग 2 है पर्यावरण। जनसंख्या के हम लोग चारों चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं पेपर 4 का जो चारों वीडियो। ठीक है, पर्यावरण का पहला वीडियो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पेपर 4 का भाग 2 का चैप्टर 5 है पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण का क्या अर्थ है? ये पर्यावरण का अर्थ मतलब जो पृथ्वी के जैव जगत को घेरे हुए तथा जिसके प्रभाव से जीवन स्पंदित होता है। मतलब जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है और जिसके वजह से लोगों का जीवन है, लोग या कोई भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, वो पर्यावरण है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण की परिभाषा बताएं। ये देखिए परिभाषा, इसके बहुत सारे परिभाषा, बहुत सारे दार्शनिक वैज्ञानिक। हर्शकोविट के अनुसार पर्यावरण संपूर्ण बाहरी परिस्थितियों और उसका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है जो जैव जगत के विकास का नियामक है। मतलब हर्शकोविट के अनुसार, जो हर्शकोविट थे, वो बताया कि पर्यावरण जो संपूर्ण बाहरी परिस्थिति है, जो बाहरी परिस्थिति है और उनका जीवधारियों पर पड़ने वाला प्रभाव, जैसे कोई भी जीव है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के बाहरी जो वातावरण है उसका जो प्रभाव हम लोग पर पड़ रहा है, जो जैव जगत के विकास चक्र का नियामक है, मतलब जो जैव जगत के विकास करता है, जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, वो है पर्यावरण। ठीक है, एक क्वेश्चन 3, पृथ्वी तल को क्या कहा जाता है? देखिए पृथ्वी तल जो ज़मीन है, धरती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भू पारिस्थितिकी कहा जाता है। इंग्लिश में देखा जाए तो जियोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पार्क के अनुसार पर्यावरण की क्या परिभाषा है? पार्क मतलब घूमने वाला पार्क नहीं, यहाँ पे पार्क एक वैज्ञानिक का नाम है, वो पर्यावरण को परिभाषित किए थे, उनके अनुसार क्या परिभाषा क्या उन्होंने दिया था, वो पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए वो क्वेश्चन ये है कि मनुष्य, उनके अनुसार जो पर्यावरण है, मनुष्य एक स्थान विशेष पर तथा समय पर जिस संपूर्ण परिस्थिति से घिरा रहता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। जैसे मनुष्य जो है ना, कोई एक जगह पे जहाँ पे भी है, कहीं भी है, जहाँ यहाँ वहाँ कहीं भी, जहाँ पे वो अपने संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा रहता है, उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे यहाँ है, इंडिया में हो चाहे लंदन में हो, कहीं भी हो, तो अपने कुछ ना कुछ इर्द गिर्द जिस परिस्थिति से वो घिरा होगा, वहाँ का वो पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं, पारिस्थितिकी का मतलब क्या है? पारिस्थितिकी का मतलब है किसी भी जीवधारी का उसके पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन। जैसे कोई भी जीवधारी है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग का पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, या कोई कीड़े मकोड़े हैं, उनका पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, तो ये डिपेंड करता है उनके। तो ये जो संबंध है जीवधारी और पर्यावरण के बीच, जीव और पर्यावरण के बीच जो भी संबंध है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे और पर्यावरण के बीच जो होगा, हमारे लिए पारिस्थितिकी होगा, कीट मकोड़ों के लिए जो पर्यावरण से उनका संबंध होगा, उनके लिए पारिस्थितिकी होगा। ठीक है, मतलब जीवधारी और पर्यावरण के बीच जो संबंध हो उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6, फिलिप हैंडलर के अनुसार पारिस्थितिकी की क्या परिभाषा? देखिए पारिस्थितिकी की भी बहुत सारी परिभाषा है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा बता रहे हैं। तो जो फिलिप हैंडलर थे, उनके अनुसार पारिस्थितिकी की परिभाषा है कि पारिस्थितिकी प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के बीच, प्राणी हम लोग जो जैव बोलते हैं वही चीज़ें यहाँ प्राणी लिखा हुआ है, तो प्राणी तथा उनके पर्यावरण के मध्य जो संबंध है का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के कितने घटक हैं? घटक, अवयव कितने हैं? तो उनके 2 घटक हैं, एक जैव और उनका एक निवास। जैव परिवार मतलब जो जिंदा रहते हैं, जो जिंदा रह सकें, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, जैव लिखा गया है, जैव नहीं है, जैव है, जैव परिवार। और दूसरा है उनका निवास। जैसे कोई भी जैव परिवार में जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा चीज़ है वो जैव हो गया।
जैसे मनुष्य है, कीड़े मकोड़े हो गए, चूहा बिल्ली बंदर, जो भी है सब ये जैव है। पेड़ पौधे भी जैव में है, ठीक है। और उनका निवास, दूसरा जो घटक है उनका निवास, कोई भी जिंदा है तो उनका अपना निवास भी होगा, ठीक है, उनके घटक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के कितने प्रकार हैं। देखिए इसके प्रकार तो बहुत सारा है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हम बता दे रहे हैं। जैसे आवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण अगर किया जाए, आवास क्षेत्र मतलब रहने का एरिया के हिसाब से जो वर्गीकरण है उसमें दो तरह का है। एक है नेचुरल प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा है कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक परितंत्र और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, दूसरा मैन मेड, ठीक है। अगर क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर वर्गीकरण किया जाए, क्षेत्रीय विस्तार में वो तो आवास के आधार पर हो गया, मतलब जिसका प्राकृतिक आवास है या जिसका कृत्रिम आवास है, ठीक है। दूसरा क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर, क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर वर्गीकरण करने पे देखिए महाद्वीपीय परितंत्र, महासागरीय परितंत्र, पर्वतीय परितंत्र, पठारीय परितंत्र, मैदानी परितंत्र, खाड़ी परितंत्र, बहुत सारे परितंत्र। इसमें से कुछ ये महत्वपूर्ण है, जिस क्षेत्र में जो रह रहा है उसके हिसाब से हो गया, महाद्वीपीय, महासागरीय, पर्वतीय, पठारीय, मैदानी, खाड़ी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 9। आबादी किसे कहते हैं। आबादी मीन्स पॉपुलेशन किसे कहते हैं। देखिए एक स्थान विशेष पर रहने वाले एक ही जाति या प्रजाति के जीवों का समूह आबादी कहलाता है। यहाँ इस प्रिंटिंग है, जिला नहीं है, जीवों, ठीक है, जीवों का समूह आबादी कहलाता है। जैसे एक ही स्थान, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग, जैसे लोग कहते हैं भारत की आबादी 125 करोड़ हो गई है, 125 करोड़, तो इसका मतलब क्या है, 125 करोड़ में सभी जीव जंतु नहीं है, केवल आदमियों की आबादी है, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है कि किसी एक विशेष स्थान मीन्स भारत, रहने वाले एक ही जाति या प्रजाति, ठीक है। यहाँ जाति मतलब कास्ट से नहीं मतलब, जाति मतलब जैसे मानव है तो मानव जाति अलग हो गया, फिर कुत्ता बिल्ली ये सब अलग अलग प्रजाति के हैं ना, तो यहाँ पे प्रजाति ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो जैसे मानव प्रजाति के हैं तो मानव का ही जनसंख्या जो भी है, मानव की काउंटिंग जो भी है, गिनती है, वो मानव के लिए उसकी आबादी कहलाएगी। कुत्ते का अगर नापते हैं, कुत्ते का अगर गिनती करते हैं तो कुत्ते की जो संख्या आएगी वो कुत्ते की आबादी होगी। मतलब एक स्थान पर, एक विशेष स्थान, जैसे भारत एक विशेष, जैसे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की आबादी मान लीजिए 20 करोड़ है कि जो भी है, 22 करोड़ है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का जो स्थान है उसमें मानव के माने किसी विशेष प्रजाति, तो प्रजाति क्या है, मानव, तो मानव का जो भी आबादी है वो मानव की, तो वो जनसंख्या हो गया उत्तर प्रदेश का। मतलब एक स्थान पर एक विशेष स्थान पर रहने वाले एक ही जाति या प्रजाति के जैव समूह की संख्या आबादी कहलाती है, ठीक है। देखिए समुदाय किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है समुदाय, कम्युनिटी। यह किसी एक स्थान पर निवास करने वाले समस्त जातियों के समूह को समुदाय कहते हैं। जैसे समुदाय मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए जहाँ मानव भी है, कुछ जानवर भी हैं, सब, तो हर चीज़ों को मिला के वो एक समुदाय बन गया, ठीक है। इसी एक स्थान पर निवास करने वाले समस्त प्रजातियों के समूह को समुदाय कहते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रजाति के भी लोग हैं उसमें, तो समुदाय हो गया, ठीक है। अब देखिए निवास स्थान का मतलब क्या है। अगला क्वेश्चन है निवास स्थान 11, हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट हो गया निवास स्थान, तो इसका मतलब क्या है। तो निवास स्थान का मतलब है किसी भी जंतु, वनस्पति या किसी अन्य जीवधारी के रहने या पाए जाने वाले स्थान को उनका निवास। कोई भी जंतु जहाँ पे रह रहा है, ठीक है, कोई भी जंतु या वनस्पति जहाँ पे वो पाया जाता है, जंतु जहाँ रह रहा है या वनस्पति जहाँ पाया जाता है, वो उसका वो निवास स्थान कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र के मुख्यतः कितने घटक होते हैं। परितंत्र के कितने घटक हैं, अवयव कितने हैं। तो इसके दो हैं, अजैविक तत्व और जैविक तत्व। अजैविक मतलब जो जिंदा नहीं है, जैविक मतलब जो जिंदा है, ठीक है। यही दोनों मिलकर ही तो परितंत्र बनाएगा, जो जिंदा है और जो नहीं जिंदा है। पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए, विश्व की बात नहीं करें, पूरे ब्रह्मांड की देखा जाए, दो ही तरह की चीज़ हैं, एक जिंदा, एक निर्जीव, एक सजीव। जैविक, अजैविक। जैविक मतलब जो जिंदा है, अजैविक मतलब जो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो जैविक तत्वों को अब देखा जाए, जैविक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, जैविक दो तरह के होते हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता। उत्पादक जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर। उपभोक्ता जो उसको यूज करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का एक उत्पादक कंपनी होता है जो उत्पादन करता है बिजली का, और उपभोक्ता होता है, जैसे उसका उपभोक्ता क्रमांक होता है ना, उपभोक्ता कंज्यूमर, जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, बिजली प्रोड्यूस करता है, और हम लोग बिजली यूज करते हैं तो हम लोग उपभोक्ता हो गए। तो वैसे ही यहाँ भी है,
जैविक तत्व भी इसमें कुछ उत्पादक हैं, कुछ उपभोक्ता हैं। तब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या उपभोक्ता कितने श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया। उपभोक्ता मतलब यूज करने वाले। इसमें 3 श्रेणी है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, 3 श्रेणी है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 15। क्या इसमें हम बता दें प्राथमिक और द्वितीय तृतीय क्या कहलाता है। जैसे प्रोड्यूसर तो वो हो गया जो खाना खुद बनाता है, जैसे पेड़ पौधे हैं खाना अपना खुद बनाते हैं, कहीं पे डिपेंड नहीं रहते, वो अपना खुद सूर्य के प्रकाश से, मिट्टी से, जड़, पानी और खनिज लवण ये सब लेकर जो भी है उससे अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। खाने के लिए कहीं डिपेंड नहीं है कि कोई आएगा तो खाना देगा तो हम खाएंगे। ठीक है, तो वो हो गया प्रोड्यूसर, खाना बना रहा है और उस पर हम लोग डिपेंड है। हम लोग नहीं, बहुत सारे जीव जंतु डिपेंड है, तो वो हो जाते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर में भी जो डायरेक्ट पेड़ पौधों पे डिपेंड है, ठीक है, तो वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे मान लीजिए बकरी है, तो बकरी क्या है, पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है, उनको नहीं घास मिलेगा, नहीं पत्ता मिलेगा तो वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो पेड़ पौधों को ही खा के वो जिंदा है, तो वो हो गया प्राथमिक। मतलब जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जंतु जितने हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, अब द्वितीय कौन होगा, तो ऐसे जंतु जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन के रूप में लेते हैं वो हो गया द्वितीय। जैसे शेर है, बाघ है, चीता है, सब क्या करते हैं, बकरे को मान लीजिए खा रहे हैं, हिरन को खा रहे हैं। बकरा और हिरन तो घास खाया तो प्राथमिक हो गया, और प्राथमिक को ये खाया शेर, तो शेर क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे सर तृतीयक क्या है, सर शेर को कौन खाएगा भाई, तृतीयक तो नहीं, ऐसा नहीं है। तृतीयक का मतलब हुआ जो द्वितीयक को खाए। कहेंगे सर द्वितीयक तो शेर बताया, तो शेर को कौन खाता है, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए यहाँ पे कई साइकिल होता है, जैसे मान लीजिए घास फूस को कीड़े मकोड़े खाए, कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे ग्रास हॉपर होते हैं, घास खाने वाले टिड्डे होते हैं, घास खाने वाले मतलब वो घास को या पत्ते को खाए। ठीक, तो वो खाए तो पत्ता खाए, घास खाए, तो वो क्या हो गया प्राथमिक। ठीक, अब मान लीजिए उसको मेंढक खाया, उस कीड़े को मेंढक खा गया, तो मेंढक क्या हो गया द्वितीय, क्योंकि वो प्राथमिक को खाया। ठीक, और मेंढक को मान लीजिए सांप खा लिया, तो यहाँ पे सांप क्या है, तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है, जो द्वितीय को खा रहा है वो तृतीयक। तो द्वितीय को कैसे खा रहा है, तो पहला प्राथमिक जो था वो घास फूस खाया, जैसे टिड्डा है मान लीजिए, वो घास फूस खा लिया टिड्डे को, टिड्डे ने घास फूस को खा लिया, तो टिड्डा हो गया प्राथमिक, या पत्ता वत्ता जो भी खा लिया, जो भी पेड़ पौधे से चीज़ें खाए रिलेटेड, तो टिड्डा हो गया प्राथमिक। प्राथमिक को खाया द्वितीयक कौन, मेंढक खाया, मेंढक खाया तो मेंढक हो गया द्वितीयक, और मेंढक को सांप खाया तो सांप हो गया तृतीयक। मान लीजिए सांप को चील खा जाता है तो चील उसका चतुर्थ हो जाएगा, फिर चील को कोई और खा जाएगा, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें कोई जानवर द्वितीयक भी हो सकता है, कोई तृतीयक भी हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा कौन किसको खा रहा है, स्टेज बाय स्टेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मेंढक यहाँ पे मान लीजिए द्वितीयक है और सांप तृतीयक हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई द्वितीयक है, किसी स्टेज में वो तृतीयक भी बन सकता है, किसी स्टेज में वो द्वितीयक भी बन सकता है। मतलब जो खाने का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है ना, जो डायरेक्ट पत्ते को खाया वो हो गया प्राथमिक, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को जो खा लिया वो द्वितीयक, और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खा लिया वो तृतीयक, तृतीयक को जो खा लिया चतुर्थक, ऐसे कई हो सकते हैं। ठीक है, साइकिल है, कई सारा साइकिल चलता है। तो ये मोटे तौर पे ये बताया गया कि प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कौन है और प्रोड्यूसर कौन है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अब घटक किसे कहते हैं। डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज कर दे घटक, उसके घटकों में तोड़ दे अलग अलग। तो जो मृत शरीर को सड़ा कर उसे कार्बनिक यौगिक को, कार्बनिक है यहाँ, कार्बनिक नहीं है, कार्बनिक यौगिकों में बदल देते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो मृत शरीर को सड़ा कर, जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया, लोग फेंक देते हैं। ठीक है, फेंक दिए जंगल में, कहीं भी फेंक दिए, उसको 1 महीना 2 महीना 6 महीना बाद देखेंगे धीरे धीरे उसका शरीर गायब हो जाएगा। क्या हुआ, गायब हो गया मतलब वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े सड़ जाने के बाद जो भी कीड़े मकोड़े पड़ते हैं, वो सब कीड़े मकोड़े उनको धीरे 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 उनको खा पी के ख़त्म करते हैं, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब वो मिट्टी में मिल जाता है। तो वही चीज़ हो गया, वो जो कीड़े मकोड़े हुए वो डिकम्पोजर कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रण किसे कहते हैं। चक्रण, साइकिल, साइकिल। ठीक है, साइकिल मतलब जो गोल गोल घूमे वही साइकिल है, उसे ही चक्रण कहते हैं। और क्या, आइए वही चीज़ है। देखिए क्या चक्र, जीव और वातावरण के बीच पदार्थों का आदान प्रदान निरंतर चलते रहता है, उसे चक्रण कहते हैं, निरंतर चलता रहेगा। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर साइकिल, पानी का चक्रण है। जो क्या है, पानी कभी ख़त्म हो रहा है, ज़मीन का पानी, सरफेस से पानी वाष्पीकृत होकर आसमान में गया,
जैसे नदी, नाला, समुद्र जो भी है, पानी यहाँ से वाष्पीकृत होकर आसमान में जाने के बाद फिर वहाँ से बारिश हुआ, बारिश होकर फिर ज़मीन पे आ गया, ठीक है। और धीरे धीरे ज़मीन का पानी और धीरे धीरे नीचे फिल्टर होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। तो ग्राउंड से वैसे हम हैंड पाइप या मोटर से पानी निकाले बाहर आया, तो एक तरह से पूरा पानी का चक्रण हो गया। मतलब ज़मीन का पानी भी ज़मीन के अंदर का पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, धीरे धीरे बूंद बाई बूंद नीचे अवशोषित होकर जाता है। या समुद्र का पानी भी नदी नालों के थ्रू समुद्र में जा रहा है और वाष्पीकृत होकर फिर वापस जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से फिर बारिश होकर नीचे आ रहा है। तो ये एक साइकिल हो गया किसका, वाटर का। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सांस लिए, क्या लिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। पेड़ पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन छोड़ देंगे। तो क्या हुआ, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़े उतना पेड़ पौधे ले लेते। इसीलिए कहा जाता है कि सबको संतुलन बना कर रखना है। कोई भी कम या ज़्यादा हुआ प्राकृतिक संतुलन का बिगाड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी आपदा विपदा हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे की संख्या कम हो जाए और आदमी की संख्या ज़्यादा हो जाए, जानवरों की संख्या ज़्यादा, तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे ना। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ते जाएगी, वो मात्रा बढ़ते जाएगी। बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा होगा कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जानलेवा होने लगेगा, ठीक है। इसलिए सबकी जो मात्रा है सबको नेचर को जिस हिसाब से उस हिसाब से रहना चाहिए। ज़्यादा उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, नेचुरल चीज़ों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 17, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत मौजूद है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना मौजूद है, तो 0.03 से 0.04%, ठीक है, इसी के आसपास है, 0.03 से 0.04%। क्वेश्चन 18 है, परितंत्र मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। परितंत्र कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है, जलीय परितंत्र और स्थलीय परितंत्र। कुछ जल में रहने वाले हैं, कुछ स्थल पर रहने वाले हैं। हवा में कोई रहेगा नहीं ना, इसलिए वायु परितंत्र नहीं होता। हवा में कौन रहेगा, अरे हवा में उड़ सकता है, आएगा तो फिर कहीं ना कहीं स्थल पे ही या रहना होगा। जैसे मछली है तो पानी में ही रहती है, हमेशा पानी में रहेगी, तो जलीय हो गई। स्थलीय जैसे हो गया हम लोग हो गए हैं, स्थल पे रहेंगे। ये चिड़िया जैसे आप लोग कह सकते हैं सरबर्ड, तो हवा में उड़ती है लेकिन रहने आएगी तो स्थल पे, पेड़ पौधे पे कहीं ना कहीं घोंसला बनाई होगी ना, स्थल पे ही तो रहेगी, ठीक है। हवा में तो रहेगी नहीं, हवा में तो घूमने फिरने विचरण कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आके रहेंगे स्थल पे, ठीक है। तो जल में रहने वाले जलीय और स्थल पर रहने वाले स्थलीय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, जलीय परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। जलीय परितंत्र देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। जलीय परितंत्र 2 तरह के होते हैं, एक स्वच्छ जलीय, एक समुद्र जलीय। स्वच्छ जल में जो रहे वो स्वच्छ जलीय, जो समुद्र जल में रहे समुद्र में रहने वाले समुद्री जल। इसके अलावा दूसरे जो है वो स्वच्छ जलीय, ठीक है। जैसे नदी का पानी भी स्वच्छ माना जाता है, जानवर वगैरह तो पीते हैं, थोड़ी ना उनको कुछ हो रहा है। मतलब जो समुद्र में रहे समुद्री, बाकी जो है दूसरे जल में रहे वो उसको बोलेंगे स्वच्छ जलीय, ठीक है। स्वच्छ जलीय परितंत्र और समुद्री जलीय परितंत्र, ठीक। अगला क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थलीय परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। स्थलीय परितंत्र जो स्थल पर रहने वाले हैं वो परितंत्र, तो इस स्थल में बहुत सारे हैं। देखिए जैसे वन में रहने वाले वन के परितंत्र, घास के मैदान में रहने वाले घास के, रेगिस्तान में रहने वाले, या मानव निर्मित में रहने वाले, जैसे जो आर्टिफिशियल चीज़ें घर आर्टिफिशियल घर बना के रह रहा है उस टाइप का, ठीक है। तो वन में रहने वाला वन, जैसे जानवर वगैरह वन में। घास के मैदान में जो रहने वाला कीड़े मकोड़े जो घास में रहते हैं, टिड्डे उड्डे। रेगिस्तान में रहने वाले जो होते हैं रेगिस्तानी। जो मानव निर्मित जो मतलब अपने से अपना घर बना कर है वो मानव निर्मित, ठीक है। तो ये स्थलीय परितंत्र हो गए। क्वेश्चन 21 है, स्वच्छ जलीय परितंत्र का उदाहरण दीजिए। देखिए स्वच्छ जलीय परितंत्र, तालाब, तालाब क्या है, स्वच्छ जलीय परितंत्र है ना। स्वच्छ जल होता है तालाब में, मैंने ऐसा नहीं हम लोग पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन पहले के लोग तालाब, क्योंकि आज के डेट में तालाब गंदा हो चुका है इसलिए बीमार हो जा रहे हैं। पहले स्वच्छ रहता था, पहले लोग तालाब का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। आज के डेट में ग्राउंड लेवल का भी पानी, ग्राउंड के अंदर का भी पानी नहीं लोग नहीं पीते। क्या तो आरओ फिल्टर होकर आएगा तो वही पिएंगे। हैंडपाइप का पानी पीने से लोग बीमार हो जाएंगे। तो दिन पर दिन ये स्थिति हो रहा है, क्योंकि लोग प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों की सहन शक्ति कम होते जा रही है, ठीक है। तालाब में है तो मछली भी है, मेंढक भी है, बड़ा मछली छोटा मछली सब है, कीड़े मकोड़े, शैवाल, पानी में रहने वाले और भी कई जंतु भी रहते हैं। सब एक दूसरे से डिपेंड रहते हैं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती खाने पीने के लिए। जैसे कुछ शैवाल हैं, उनको कुछ कीड़े मकोड़े खा लिए, प्राथमिक हो गया। उस कीड़े मकोड़ों को मेंढक खा लिए जो भी है, तो हो गया द्वितीयक। फिर उसको पता चला कोई मछली खा लिया, तृतीयक। फिर पता चला मछली को कोई बगुला खा लिया। तो ऐसे करते करते उसी में आपस में उनको खाया उनको खाया, ऐसे करके उनका चलते रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही है। तो ये तालाब क्या है, स्वच्छ जलीय परितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम जिसको बोल सकते हैं, इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम मतलब नेचर से ही वो बना है। कुछ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होता है, जैसे जो मानव निर्मित है, जैसे एक्वेरियम, मछली पालने के लिए लोग रखते हैं ना, पानी भरा रहता है उसमें मछली तैरते रहती है, लोग शोपीस में रखते हैं, कहीं कहीं जाइए ऑफिस वगैरह में या कहीं, तो वहाँ पर रखा रहता है शीशे का डब्बा रहता है, उसमें
पानी भरा रहता है उसमें मछली रहता है, तो मछली को क्या वो नेचुरल हो गया, मछली जिंदा तो है, रह रही है, उसको खाना पीना उसमें बाहर से दिया जाएगा, सब मानव निर्मित, तो वो नेचुरल नहीं हुआ, वो आर्टिफिशियल हो गया, मानव निर्मित परितंत्र हो गया। ठीक है, उसमें मछली डाल दिए, कुछ लोग कछुआ भी डाल देते हैं, उसमें कछुआ भी तैरते रहता है। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल हो गया, जो नेचर में जैसे तालाब था वो नेचुरल। ठीक है, यही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा, देखिए इसका अर्थ पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करना, भावनाएं तथा अभिवृत्ति विकसित करना, मतलब पर्यावरण के प्रति जागरूक कर देना लोगों को ही पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण को बता देना कि भाई पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करोगे तो परेशान हो जाओगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या घाटा है, तो इसलिए पर्यावरण को इसी की जानकारी दे दें पर्यावरण के बारे में। ठीक, तो वही चीज़ हो गया पर्यावरण शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, फिनिश नेशनल कमीशन द्वारा पर्यावरण शिक्षा क्या परिभाषा दी गई है? फिनिश नेशनल कमीशन एक बना था जो पर्यावरण के लिए पर्यावरण का जो परिभाषा दिया, क्या दिया? पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उस वही उद्देश्य है उसका, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, वही चीज़ है पर्यावरण शिक्षा उनके हिसाब से। ठीक है, सबके हिसाब से पहले भी हम यही बताएं, लेकिन उनका थोड़ा सा कहने का तरीका अलग था कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, जिसे जीवन पर्यंत संपूर्ण शिक्षा के अंतर्गत चलाए जाने, मतलब इसको जीवन भर चलाना चाहिए सबको, जो बूढ़ा है, जो जवान है, जो बच्चा है, सबको पर्यावरण शिक्षा चाहिए, क्योंकि सबको पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना है। ऐसा नहीं जो स्कूल में जा रहे हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें, बाकी लोग पेड़ काटते रहें, कुछ भी करते रहना, सबकी जिम्मेदारी, सबको शिक्षा जरूरी है पर्यावरण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, पर्यावरण शिक्षा की क्या क्या प्रकृति है? देखिए प्रकृति क्या क्या है। पर्यावरण शिक्षा किसी आयु वर्ग विशेष के लिए नहीं है, बिल्कुल सही, किसी भी आयु वर्ग विशेष के लिए नहीं है कि भाई बच्चों के लिए जरूरी है, बड़ों के लिए नहीं, सबके लिए ज़रूरी है पर्यावरण शिक्षा। सबको जानकारी होना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए सबको ज़रूरी है। दूसरा है पर्यावरण शिक्षा शिक्षित अशिक्षित कामकाजी काम सब, मतलब देखिए जो शिक्षित है, जो अशिक्षित, बता तो दिए एक लाइन में, सबको ज़रूरी है, मतलब शिक्षित अशिक्षित कोई भी आयु वर्ग का हो, कुछ भी हो, सबको जरूरी है। अगला पॉइंट है पर्यावरण शिक्षा मानव जीवन से सीधा संबंध रखता है। भाई मानव जीवन सीधा, पर्यावरण खराब हुआ तो आप गए, पर्यावरण दूषित हुआ तो रहना मुश्किल हुआ। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा मानव जीवन से सीधा संबंध है, अतः इसको जीवन से संबंधित करके पढ़ाना अधिक उपयोगी रहेगा, इसलिए इसको जीवन से संबंधित करके पढ़ाना है। भाई आप ज़्यादा पेड़ कटाई करोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी, ये ग्रीन हरित प्रभाव होने लगेगा जो भी है, या मिट्टी का कटाव होने लगेगा, बहुत सारा नुकसान होने लगेगा। ठीक है, तो ये सब जानकारी सबको देना ही पड़ेगा, सबको देना ही चाहिए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट संबंध है। ठीक है, बारिश कम होगा, ये सब भी है वृक्षों की कटाई से। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का क्या क्या महत्व? देखिए महत्व क्या है, पर्यावरण के अध्ययन का महत्व क्या है? पहला है पर्यावरणीय अध्ययन से हम पर्यावरण के विभिन्न भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक घटकों का ज्ञान करते हैं। बिल्कुल, उससे क्या है, भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक घटक के बारे में जानेंगे। भाई जानेंगे नहीं तो कैसे उसको सुरक्षित है, किसी को सुरक्षित रखना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा ना, कि क्या करने से सुरक्षित रहेगा, क्या उसके फ़ायदे हैं और कैसे हम उसको सुरक्षित हैं, सब उसके बारे में जानना पड़ेगा। तभी कि किसी को सुरक्षित, जैसे हमारे पास मान लीजिए हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम पहन ले चीज़ें, क्योंकि हम सुरक्षित बाइक चला सकें। तो हेलमेट जैसे सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, हेलमेट पहन लेंगे तो बाइक चलाना थोड़ा सा सुरक्षित हो जाएगा। अगर कहीं कुछ चोट वोट लगता है तो सिर बच जाएगा, सिर बचने से काफ़ी आदमी मैंने जिंदा रहने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस पता होना चाहिए कि किसी को सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या कर देंगे कि वो सुरक्षित रहें। ठीक है, अगला है पॉइंट, हम पर्यावरण से संबंधित कुछ गंभीर समस्याओं जैसे, ऐसे नहीं जैसे है, अम्लीय वर्षा, ओजोन परत में छिद्र, ग्रीन हाउस प्रभाव आदि संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाई और क्या, ओजोन वैसे अम्लीय वर्षा क्या है, पर्यावरण से संबंधित पढ़ेंगे तभी तो पता लगेगा अम्लीय वर्षा क्या होता है और अम्लीय वर्षा का क्या नुकसान है, क्यों अम्लीय वर्षा होता है, ये सब चीज़ें, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब पर्यावरण संबंधित शिक्षा पढ़ेंगे तभी जानकारी होगा। भाई ओजोन परत से छिद्र होने से हमें क्या नुकसान होगा, नहीं पता रहेगा क्या नुकसान होगा तो हम लोग तो ऐसे करते रहेंगे, पता चला एक दिन में सब लोग सुहा होगा। ठीक है, तो इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। अगला है पर्यावरण अध्ययन से छात्रों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है और उन्हें पर्यावरण सुरक्षा के उपाय हेतु अपनाने का प्रेरित कर, मतलब छात्रों को पर्यावरण का शिक्षा देने से उनके अंदर ये भावना होती है कि भाई पर्यावरण को बचाना चाहिए, सकारात्मक को लोग रखते हैं। तो छात्र ही नहीं, सबके लिए जरूरी है, तो सबको सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 26 देखते हैं, पर्यावरण शिक्षा का क्या लक्षण है? कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संस्था और सुधार के लिए वांछनीय ज्ञान प्राप्त हो। उसका मेन है कि उस पर्यावरण शिक्षा का क्या मैंने टारगेट क्या उसका मतलब एम है, ये लक्षण नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है, लक्ष्य होना चाहिए, क्या लक्ष्य है, यहाँ लक्षण लिखा गया है। ठीक है,
लक्ष्य यही है कि पर्यावरण संस्था के सुधार, उनका वांछित ज्ञान प्रदान करना, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है उसका वांछित ज्ञान प्राप्त देना। ठीक है। क्वेश्चन 27 है, पर्यावरणीय शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? उद्देश्य क्या है भाई? कोई चीज़ शिक्षा दे रहा है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए, तो उसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, दूसरा ज्ञान, लोगों को पर्यावरण के बारे में ज्ञान देना, तीसरा सहभागिता, लोगों को सहभागिता करना। ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। ये मेरा इसमें दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जिसको स्टडी मटेरियल चाहिए फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, उस पर भी अपडेट करते हैं चीज़ों को, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा कोई भी वीडियो का, सारा वीडियो का स्टेप बाय स्टेप लिंक है वहाँ पे एक ही पेज पे सारा लिंक मिल जाएगा। तो उस पेज से आप उस पेज को ओपन करके अगर उस पेज को लाइक किए रहेंगे तो उस पर जो भी अपडेट आएगा आपके फेसबुक पे दिखाएगा, उस पेज पे जाके आप सारे वीडियो का लिंक देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो देखना चाहें। और यूट्यूब का चैनल का लिंक है ये, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।